क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी? तो लिखिएगा, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in an octahedral complex the central atom is at the center of octahedron, DRON, octahedron, and the ligands are at the sixth corner, and the ligands are at the sixth corner। अब कैसे है भाई ये भी देख लीजिए। जैसे कि आपका एक स्ट्रक्चर बना दें ऑक्टाहेड्रन का। आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है ना। सेंट्रल एटम को हम एम बना दे रहे हैं क्योंकि अक्सर मेटल होता है ये, और ये लाइन हो गई है टेढ़ी, तो इसको कर लेते हैं सीधी, ये ऐसे। अब एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। अब हमारा लिगेंड जो है वो जैसे हमने बना दिया, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है, और ये L6 है। ये क्या हो गया हमारा लिगेंड का ना। L1 मतलब पहला लिगेंड, L2 मतलब दूसरा लिगेंड, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखिए, ये लाइन देखिए ध्यान से, ये एक एक्सिस हो गया, ये भी एक एक्सिस हो गया, ये भी एक एक्सिस हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, भाई सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ये मान लिया मैंने वाई एक्सिस, चलो इसको वाई मान लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। और ये जेड एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। ऐसे आप बना लीजिएगा, ये बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको बना लिया आपने, या बना लेंगे आप, वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं। लिखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स the ligands approaches the central atom, the ligand approaches the central atom through axial direction, एक्सियल डायरेक्शन का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब इसी डायरेक्शन। एक लिगेंड ऐसे जा रहा है, दूसरा लिगेंड ऐसे आ रहा है, तीसरा ऐसे जा रहा है, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे, इस तरीके से लिगेंड सेंट्रल एटम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। सो द एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, dx square y square and dz square. So the axial d orbitals experience more repulsion and move to higher energy level। अब ब्रैकेट पे लिख भी लीजिएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, फुल स्टॉप करिएगा, आगे लिखिए। वेयर एज द नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। वेयर एज द नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ये तीन जो है वो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है।
whereas the non-axial d orbitals experience less repulsion and have relatively lower energy than the average energy in the spherical crystal field. स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड क्या है? ब्रैकेट में लिखिएगा हाइपोथेटिकल। ये इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए कि 5d ऑर्बिटल जो हैं, इनकी तरफ जब मतलब सेंट्रल एटम की तरफ जब लिगेंड बढ़ता है, तो सेंट्रल एटम की तरफ जब लिगेंड बढ़ता है तो सेंट्रल एटम का जो 5d ऑर्बिटल है वो दो भाग में टूट जाता है, एक एक्सियल डी ऑर्बिटल में और दूसरा नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में। एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एक की एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि इन दोनों की एनर्जी बराबर होती, तो भी लिगेंड के आने से ये डी ऑर्बिटल रिपल्सन तो फील करते। तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी आइसोलेटेड मेटल जब तक लिगेंड नहीं था उसके कंपैरिजन में पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती। ये जो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बिना टूटे बढ़ी होती, उस एनर्जी से नॉन एक्सियल वाले की एनर्जी कम हो जाती है और उस एनर्जी से एक्सियल वाले की एनर्जी बढ़ जाती है। और तो वो जो उस एनर्जी बोल रही है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है भाई। जब भी लिगेंड आता है तो ये तो दो भाग में टूट जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ऐसा होता और ये दो भाग में ना टूटते तो भी एनर्जी इनकी बढ़ती। तो जितनी एनर्जी हो जाती उस टाइम पर, वो कौन सी एनर्जी है? उसको बोला जा रहा है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। उसको बोला जा रहा है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। समझ गए? तो अब ऐसा कैसे हो रहा होगा? आइए दिखाएं हमको। अब जैसे कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है? आप एक सड़क पे जा रहे हैं, ये आप है भैया, dx² y², मतलब कोई एक्सियल डी ऑर्बिटल हमें बनाना था, हमने बना लिया। और ये नेगेटिवली चार्ज जो है, ये कौन है? लिगेंड है, जो इसकी तरफ बढ़ रहा है। लिगेंड इसकी तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में ये x ले लिया, ये y ले लिया, और ये dxy है, और यहां पर भी यही लिगेंड इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये जो दो लोब हैं, वो इसके सामने नहीं आ रहे हैं, और यहां पे जो ये लोब है वो इसके सामने आ रहा है। तो ये वाला क्या करेगा? ये ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा, और ये वाला क्या करेगा? रिपल्सन कम फील करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? हाई रिपल्सन होगा बिटवीन डी ऑर्बिटल एंड लिगेंड, और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे लो रिपल्सन होगा बिटवीन डी ऑर्बिटल एंड लिगेंड,
यहाँ पर लो रिपल्सन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे? तो चलिए, तो अब क्या हुआ, ये लो रिपल्सन हाई रिपल्सन की वजह से क्या हुआ, मामला कहाँ पहुँच गया। तो क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ जाने पर एनर्जी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका डी ऑर्बिटल अभी यहाँ है, अभी आपका जो 5d ऑर्बिटल है वो यहाँ है। ये जो 5d ऑर्बिटल है 5d जनरेट डी ऑर्बिटल है, 5d जनरेट डी ऑर्बिटल इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। मतलब डी ऑर्बिटल्स ऑफ सी मेटल, सी ए लिख सकते, सी है ना भाई। तो अब ये 5d ऑर्बिटल किस कंडीशन में, जबकि लिगेंड आया ही नहीं था, तो उस समय तो कोई टूटने की बात नहीं थी, उस समय कोई रिपल्सन नहीं था। अब ये क्या है, ये है 5d ऑर्बिटल, 5d जनरेट डी ऑर्बिटल in presence of ligand, but this condition is hypothetical। ठीक है, 5d generate d orbitals in presence of ligand। हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, हाइपोथेटिकल, लेकिन हाइपोथेटिकली सही पर एनर्जी ज़्यादा है। देख लीजिए, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, और इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, ये तो होता नहीं है, एक्चुअली में जो होता है वो तो कुछ और होता है। जो 5d जनरेट डी ऑर्बिटल है उससे 5d जनरेट हाइपोथेटिकल डी ऑर्बिटल है, उससे नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मैंने इससे कम नहीं बोला है, आप बनाते समय इसको इससे नीचे नहीं ले जाएंगे, ऐसे बना दिए। ठीक है, अब ये जो हो गया, ये कौन है, ये हमारा हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों में से कोई एक, और ये डी जेड स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, ठीक है, अब इसको, ये जो एनर्जी है इसको बेरिल सेंटर बोला जाता है, बेरिल सेंटर बोला जाता है। बेरिल सेंटर मतलब नाम याद कर सकते हैं हम, बेरिल सेंटर। ये कौन है, ये कौन है, तो ये है ईजी सेट है, और ये कौन है, तो ये T2G सेट है। ये जो तीनों हैं ये पूरा एक सेट है, ये क्या है, T2G है। ये दोनों जो है ये पूरा एक सेट है, क्या है, ये EG है।
और यहां से यहां तक के एनर्जी गैप को डेल्टा ओ बोला जाए। मतलब डेल्टा बोला जाता है ओ तो इसलिए क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे होते तो ये डेल्टा टी लिख देते आप। अगर आप स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे होते तो डेल्टा एस पी लिख देते। ठीक है, चलिए तो ये बना लीजिए। तो बना लिया, बना लेंगे आप लोग। कुछ पॉइंट आप लोग लिखिए। देखिए बोथ सेट्स में ब्रैकेट में लिखेगा T2G एंड EG, T2G एंड EG। बोथ सेट्स ब्रैकेट क्लोज करिएगा, T2G एंड EG। बोथ सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल फॉलो द अबाउ प्रिंसिपल AUFBAU। आफ बा बोला जाता है, हम लोग बाउ बोल BAU, इस ताकि आपको स्पेलिंग समझ में। अबाउ प्रिंसिपल, फॉलो द अबाउ प्रिंसिपल। हंट्स रूल मैं बोलता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हंट्स रूल बोलते हैं, हंट्स रूल। एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब दोनों सेट जो d ऑर्बिटल के हैं, T2G हो चाहे EG हो, वो अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में। अबाउ प्रिंसिपल ये कहता है। हुंस रूल जब तक पेयरिंग ना हो जाए तब तक, जब तक जैसे इसमें इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल में जब तक आप पेयरिंग, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दे, पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये तीनों रूल को फॉलो करता है। आगे लिखिएगा, एक टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी। कैपिटल P से डिनोट करते हैं इसको। लिखिएगा क्या होता है, लिखिए एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में पेयरिंग एनर्जी हर ऑर्बिटल के लिए निकाली जाती है। मतलब 4 ऑर्बिटल होंगे तो जो भी पेयरिंग एनर्जी होगी उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन एन ऑर्बिटल इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, फुल स्टॉप। पेयरिंग एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन ऑर्बिटल। ऐसे लिखेगा। मीनिंग समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि Fe2+ है, उसके 3D ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग एनर्जी आपको निकालना है। तो अब चाहे उसके साथ लिगेंड Cn- हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे वाटर हो, लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है। उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की पेयरिंग एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है। अब एक टर्म आता है जो है कि डेल्टा O। कि ये डेल्टा O क्या होता है, सबके बारे में कहानी समझ लीजिए। मुझे लगता है कि ठीक से समझ में जो आएगा वो आपको अगले लेक्चर में आएगा। अभी तो भूमिका बन रही है। अब हेडिंग डालिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा O। मतलब ऑक्टाहेड्रल है इसलिए डेल्टा O बोल रहे हैं। ये क्या है लिखिएगा, एनर्जी डिफरेंस, ब्रैकेट में गैप लिख सकते हैं आप। एनर्जी डिफरेंस ब्रैकेट में गैप लिख सकते हैं, गैप बिटवीन अ T2G ऑर्बिटल, एक T2G ऑर्बिटल, मतलब 2 T2G ऑर्बिटल में से किसी एक T2G ऑर्बिटल। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अ T2G ऑर्बिटल एंड अ EG ऑर्बिटल
मतलब एक T2G ऑर्बिटल और एक EG ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अ T2G ऑर्बिटल एंड अ EG ऑर्बिटल इज नोन एज डेल्टा O। अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, आप डेल्टा O लिख लीजिए, ठीक है, डेल्टा O। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं आप, और करके एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिखेगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G सेट टू EG सेट। मतलब T2G की कम एनर्जी है, EG की ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ प्रमोट करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। T2G सेट टू EG सेट इज नोन एज डेल्टा O, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL डेल्टा O इज हाई। डेल्टा O इज हाई। अब ये क्यों हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में डेल्टा O हाई क्यों हो गया? तो अब क्यों हुआ ये बात ब्रैकेट में लिख लीजिए, कि मतलब एक्सप्लेनेशन आपका ब्रैकेट में लिखवा देते। लिखिए SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सियल d ऑर्बिटल्स। SFL रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सियल d ऑर्बिटल्स very strongly, very strongly. So the energy of EG set, so the energy of EG set become high, comma. In that case, gap between EG and T2G, gap between EG and T2G increases, गैप बिटवीन EG एंड T2G इंक्रीजेस, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, डेल्टा O इज लो, डेल्टा O यही है, डेल्टा O इज लो इन प्रेजेंस ऑफ WFL वीक फील्ड लिगेंड। ठीक, तो इतनी बातें आपने लिख ली कहीं पर कि वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, डेल्टा O क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। हाँ ठीक है, तो अब इस चीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि अब इस यहाँ के बाद 1 घंटा लगेगा पूरा समझाते हुए, तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अगली क्लास में मिलेंगे तो फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार।